नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक उभरते सियासी गठबंधन पर। बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व सपा नेता आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा की दिल्ली में मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। अगर यह मुलाकात गठबंधन का रूप लेती है तो यूपी के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। बीते कई सालों से जेल में बंद आजम खान पर सपा का नजरअंदाज करना उनके समर्थकों में निराशा पैदा कर चुका है। इस बीच तंजीम फातिमा की मायावती से मुलाकात ने यह संकेत दिया है कि अब राजनीतिक वैकल्पिक रास्ते बन सकते हैं। बात करें पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और पिछड़े वर्गों में आजम खान के प्रभाव की, तो वो काफी मजबूत रहा है। यदि मायावती और आजम एक मंच पर आते हैं तो ये बीजेपी और सपा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम और दलित वोट बसपा के साथ एकजुट हो सकते हैं, जिससे कि बसपा को सीटों में बढ़त मिलने की संभावना है और सपा की 2027 की सत्ता की राह में रोड़ा बन सकती है। राजनीति हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रही है, लेकिन इतना तय है कि यह गठबंधन अगर साकार होता है तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में भूचाल आ सकता है। तो तंजीम फातिमा की मायावती से मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर आजम खान का फैसला क्या होने वाला है। क्या वो बसपा के साथ जाएंगे और एक बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए बनेंगे? क्या अपने वोट को इंटैक्ट रखने में कामयाब हो पाएंगे आजम खान बसपा के साथ मिलकर? क्योंकि आजम खान की फैन फॉलोइंग, वोटर्स के बीच में उनकी पकड़, उनकी पहुंच अपने समय में बेहतर रही है। और क्या उसका फायदा आजम खान को अब मिलेगा 2027 के चुनाव में बसपा के साथ मिलकर? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में अपने खास मेहमानों से हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये जो गठजोड़ बनता हुआ दिख रहा है, ये कितना दमदार और असरदार साबित होगा। क्या आजम खान और मायावती मिलकर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं? और सवाल ये, क्या एक मंच पर वाकई आ जाएंगे मायावती और आजम खान? हालांकि अभी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन सवाल इस मुलाकात के बाद और जिस तरह की हलचल हैं उसके बाद उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने खास मेहमानों से। इसे समझेंगे, इस मुलाकात को समझेंगे और यह भी समझेंगे क्या ये एक बड़ी चुनौती है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। शिव सिंह भारती हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ। शिव सिंह जी, आपका स्वागत है। आशु अब्बासी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता, आशु जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी आपका स्वागत है। और दलित चिंतक प्रोफेसर दिलीप कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, दिलीप कुमार जी आपका स्वागत है। डॉक्टर अविनाश शर्मा, शुरुआत सर मैं आपके साथ कर रहा हूं, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरी खबर को आप? क्या मायावती और आजम खान एक मंच पर आते हुए दिख रहे हैं? जिस तरह की हलचल है उससे आपको क्या लग रहा है सर? डॉक्टर अविनाश शर्मा जी। देखिए पराग जी,
मैं ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जिस प्रकार से आजम खान अभी 77-78 साल की लगभग उनकी एज हो चुकी है, और वो समाजवादी पार्टी के एक संस्थापक सदस्यों में भी रहे, लेकिन जिस प्रकार से काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी द्वारा उनकी जो अपेक्षा की जा रही है, उनको जो एक साइडलाइन कर दिया गया, और इस दौरान, और आजम खान कोई जमाने में जब मुलायम सिंह जी सीएम हुआ करते थे तो वो दूसरे सीएम आजम खानी कहलाते थे। आज उनको इस प्रकार से जो एक साइडलाइन करने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया, और कहीं ना कहीं मायावती की जो बीएसपी पार्टी है, जो मायावती जी हैं, वो निश्चित तौर पर काफी फर्क वोटों का पड़ सकता है। अगर ये दोनों अगर एक होते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के पाले जो वोटर है, समाजवादी पार्टी का जो वोटर है, वो निश्चित तौर पर आजम खान के साथ जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और आजम खान का फैक्टर और दूसरा माया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का फैक्टर, ये दोनों फैक्टर मिलके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक नुकसान पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का जो पैक्ट वोटर है, और जो अभी युवा जो वोटर है, वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। युवा वोटर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार की वो अभी काफी लंबे टाइम से ना तो उनकी जमानत हो पा रही है, ना कुछ और हो पा रहा है, और समाजवादी पार्टी ने उनको बिल्कुल एक दरकिनार करके रख दिया है। मुलायम सिंह जी थे जब तक तो उनका बहुत सम्मान होता था, वो दूसरे सीएम कहे जाते थे। लेकिन मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर अगर ये दोनों का गठबंधन हुआ, हालांकि ये बात अलग है कि ऐसे तो ये इनकी जो एक जोड़ी चली थी बुआ और भतीजा, मायावती जी का और अखिलेश यादव का भी एक संबंध था कि बुआ भतीजे की उन्होंने एक जोड़ी चलाई थी, पर वो ज्यादा दिन नहीं चल पाई। पर हाँ, आने वाले 2027 के जो चुनाव हैं उनमें अगर ये दोनों एक होते हैं तो निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं और थोड़ा सियासी समीकरण जरूर उत्तर प्रदेश के बदलेंगे। ठीक है सर। प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, एक दलित चिंतक होने के नाते कैसे देख रहे हैं आप इस मुलाकात को? आपको नमस्कार जी। सबसे पहले ये जो मुलाकात हुई है, सब कोई प्रामाणिक खबर अभी कहीं हमें तो नहीं प्राप्त हुई है कि इनकी मुलाकात हुई है। जैसा कि आप कह रहे हैं तो राजनीति में मिलना जुलना अपने आप में एक शिष्टाचार मुलाकात लोग करते हैं, तो मुलाकात हुई होगी। रही बात इसके पीछे क्या परिवर्तन हो सकता है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और माइनॉरिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है, तो सबसे पहले इस मुलाकात से महत्वपूर्ण बात यह है, इस प्रदेश में एक समतावादी सरकार, समाजवादी सरकार की को लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश का इतिहास है, यहाँ पर जो भी सरकारें रही हैं, जो भी आताताई सरकारें रही हैं, उनका बहुत दिनों तक उनका इस प्रदेश में अस्थायी रूप से रहना संभव नहीं हो सका है। अच्छा, परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि दोबारा सरकार रिपीट कर गई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जो जनता है इस सरकार को यहाँ से उखाड़ कर फेंकेगी और एक समाजवादी, समतावादी और एक गरीबों की सरकार, मजलूमों की सरकार इस प्रदेश में आएगी। ठीक है, लेकिन दिलीप कुमार जी, सवाल आजम खान और मायावती को लेकर है। आप जो कह रहे हैं वो तो विपक्ष कह ही रहा है लगातार, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये गठबंधन, ये गठजोड़ बनता है तो इसके असर क्या होंगे? सवाल ये है सर। देखिए, अभी गठजोड़ बना नहीं है, गठजोड़ जब बन जाएगा तब विचार किया जाएगा। चलिए ठीक है। शिव सिंह भारती जी, क्या बीजेपी के ऊपर इसका असर पड़ेगा? चूंकि आजम खान और मायावती जब एक मंच पर आएंगे तो एक नया समीकरण भी बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? शिव सिंह भारती जी। पराग जी, सबसे पहले तो जैसे अभी अविनाश जी ने भी कहा कि आजम खान जी दूसरे नंबर के बड़े नेता रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुलायम सिंह जी के बाद उनका ही नाम लिया जाता था। आप उनकी पत्नी अगर मायावती जी से मिल रही हैं, अखिलेश जी से ना मिलके, और इससे पहले भी उन्होंने वक्तव्य दिया है, जब वो जेल से मिलके बाहर निकली थी तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को कोसा था। मुझे लगता है मेरे समाजवादी मित्र उनके बयान को भूल के और दूसरी तरफ चले गए, जो इस समय विपक्ष जो एक बयान उसने रट लिया है, युवा, बेरोजगार और ये सब।
लेकिन वह मूल जो बात है जिस पर आज की डिबेट भी है उससे बचना चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान थे, उनकी पत्नी जब उनसे मिलकर निकलती है तो समाजवादी पार्टी सरकार को घेरती है, अखिलेश यादव को कोसती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। अब ये समझिए। दूसरा, अब जो उनकी मुलाकात दिल्ली में मायावती जी से हुई तो निश्चित तौर पर मान लीजिए कि आजम खान जी का क्या कदर रह गया होगा अखिलेश यादव जी की नजर में कि उनको बिल्कुल से दरकिनार उन्होंने समाजवादी पार्टी से कर दिया। और जहां तक बड़ी लीडर के रूप में मिलने की बात हो रही है तो पीडीए की बात तो ये करते, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी तो जाति और इस तरह की बातें नहीं करती, वो तो सबको साथ लेकर चलना चाहती है और सबको साथ लेकर चलती भी है। ये इनकी पार्टी पीडीए की बात करके और संविधान का डर दिखाकर वोटरों का ध्रुवीकरण करने का काम करती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस विषय में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा चिंता करने का विषय नहीं है। और समाजवादी पार्टी चूंकि वो पीडीए की भी बात करती है, आजम खान चूंकि उनकी नजर में बड़े नेता होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अच्छी पैठ रही होगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि मुसलमानों की में सबसे अच्छी जो पैठ रही, इनके जो नेता थे जो स्वर्गवासी हो गए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी सबसे अच्छी पैठ थी, ना कि आजम खान की बहुत अच्छी पैठ है। तो मुझे लगता है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी पर इसका कोई असर पड़ने वाला है। अविनाश शर्मा जी, आपने कहा कि सपा के ऊपर इसका ज्यादा इंपैक्ट होगा, बीजेपी के साथ तो युवा वोटर है ही, लेकिन बड़ी संख्या में बीजेपी को दलित समुदाय भी वोट करता है, मुस्लिम समुदाय भी वोट करता है। क्या इसका असर बीजेपी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है? और आप इस गठजोड़ का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या ये असल में धरातल पर उतर पाएगा, और अगर उतरा तो क्या कामयाब हो पाएगा? देखिए पराग जी, आपके माध्यम से मैं देश को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर अगर ये गठबंधन होता है बसपा में और आजम खान जी के बीच में, क्योंकि आजम खान जी एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनका एक नाम है और मुस्लिमों में उनकी एक अलग से छवि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी काफी एक अच्छी पकड़ है। अब समाजवादी पार्टी ने उनको किनारा कर दिया। किनारा करने के बाद इसका भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं आएगा, ये मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा। क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, वो हमेशा उसके साथ रहा है। और अभी के जो युवा 18 साल से 35 साल के जो युवा वोटर हैं, आप पिछला भी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, जो 18 साल से 35 साल की उम्र के जो युवा वोटर है, वो निश्चित तौर पर विकास का जो एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो चला रही है, ऊपर से मोदी जी, नीचे योगी जी का जो एक तालमेल बैठा करके डबल इंजन की सरकार चला रही है। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम देखते हैं तो दशा और दिशा दोनों बदली हुई नजर आ रही है पिछले 8-9 सालों में। जो दशा और दिशा आज उत्तर प्रदेश की, अगर हम कृषि की विकास दर की भी बात करते हैं, जो योगी जी से आने से पहले 2017 से पहले जो सिर्फ और सिर्फ 8.6% थी, आज वो 13.7% से ऊपर है। अगर हम रोजगार की बात करें, बेरोजगारों को रोजगार की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम कर रहे हैं। हाईवे, किसी भी सेक्टर में आप जाके देखिए, हाईवेज का निर्माण हो, चाहे वो महाकुंभ की बात हो, चाहे वो गरीबों को इज्जत घर देने की बात हो, चाहे वो 2017 से लेके अब तक 56 लाख से ज्यादा आवास देने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो फोर्स की बात हो, या रात में महिलाओं के लिए पीआरवी की व्यवस्था की गई हो, एआई सिटीज का निर्माण हो, तो युवा, आज का युवा क्या चाहता है? वो चाहता है रोजगार। आज का किसान क्या चाहता है? अपनी लागत का समर्थन मूल्य। महिलाएं क्या चाहती है? सुरक्षा। जब युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को शिक्षा मिल रही है, किसानों को ऋण माफ हो रहे हैं, किसानों की फसल का सही मूल्य दिया जा रहा है, इससे ज्यादा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले एक पिछड़ा हुआ बीमारू राज्य था, लोग सफाई में क्या क्या किया करते थे, करोड़ों रुपया सरकारी खजाने से लुटाया करते थे। आज उत्तर प्रदेश में वो सारे काम विकास की जगह पे, तो युवा विकास को जानता है। मैंने कहा 18 से 35 का युवा है, और जो बीजेपी के कोर वोटर है वो है ही बीजेपी के साथ, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी, अगर ये गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है। प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, समाजवादी पार्टी पर आरोप तमाम लगे आजम खान को दरकिनार करने को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव ने ना तो उन आरोपों का खंडन किया, ना ही कम से कम ये दिखाने की कोशिश की कि वो आजम खान के साथ खड़े हुए हैं। कोई
मोर्चा आजम खान के समर्थन में अखिलेश यादव या पार्टी के नेताओं ने नहीं खोला। आजम खान ये कहते रहे कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। तमाम आरोप उन्होंने लगाए सरकार के ऊपर, लेकिन बाकी तमाम मुद्दों पर तो समाजवादी पार्टी के नेता बोलते हैं, मगर आजम खान को लेकर कभी कोई एग्रेशन अखिलेश यादव में दिखाई नहीं दिया। आजम खान खुद को दरकिनार महसूस करते रहे। और अब जब ये तमाम अटकलें चल रही हैं मायावती और आजम खान के एक मंच पर आने की, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इससे जो आजम खान का वोटर रहा, जो आजम खान के समर्थक रहे, वो सपा से किनारा कर सकते हैं और एक सपा को बड़ा झटका भी लग सकता है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना ही चाह रहा हूं, जो भी और भी साथियों ने अपनी बातें रखी। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जेल में मिलने गए, अभी उनके घर भी गए थे। और जो विरोधियों, देखिए विरोधी क्या करते हैं, विरोधी हमेशा चाहते हैं कि दो परिवारों में टूट हो। खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि दो परिवारों में, दो व्यक्तियों में और समाज के भीतर एक नफरत पैदा हो। ये हमेशा उसी की राजनीति करते हैं। जैसा कि आपका विषय है कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो से मुलाकात किया, उनकी पत्नी ने उनसे मुलाकात किया, शिष्टाचार मुलाकात किया। मैंने पहले भी कहा, इसी कोई खबर की पुष्टि नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं, हम मान भी लेते हैं कि मुलाकात होती रहती है, लेकिन कोई भी परिवर्तन, हम कहते हैं बसपा को भी, बसपा अभी तक कहाँ थी? प्रदेश में जो है दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीएसपी जो है वो आप परिवर्तन की बात करने लगी, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन हम कह रहे हैं कि इनके ऐसी कोई खबर ही नहीं है, ऐसी कोई खबर ही नहीं कि आजम खान जो है, आजम खान के परिवार से बसपा के साथ विलय होने जा रहा है या कोई ऐसी बातें होने जा रही हैं। ऐसा कोई खबर नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा आदरणीय आजम खान जी का सम्मान किया है, उनके परिवार का सम्मान किया है, उनकी राजनीति का भी सम्मान किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अचानक से कोई बातें आ रही हैं, इसी कोई पुष्टि नहीं है, और उस पर कोई विषय बना देना, कोई बातें कर देना, मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, अभी ऐसी कोई खबर नहीं है कि आजम खान साहब जो है, उनके परिवार के लोग जो है बसपा के साथ जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन दिलीप जी, हमें तो ऐसा लग रहा है आप दलित चिंतक के तौर पर कम, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर ज्यादा अपना पक्ष रख पा रहे हैं। आशु अब्बासी जी हमारे साथ नहीं है, तो कम से कम थोड़ा सा दलितों की तरफ भी ध्यान रखिए। दलितों की नेता मायावती नहीं है क्या? मायावती भी तो दलितों की नेता ही है सर। दलितों की नेता मायावती है, सबसे बड़ी नेता और सम्मानित हैं, और इस प्रदेश की मुखिया रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं। उन्होंने समाज के लिए, सवाल ये है कि इस पर इम्पैक्ट क्या होगा वोटर्स के ऊपर, और राजनीति में आप कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले 27 के चुनाव में? आज का नौजवान बेरोजगारी से निजात पाना चाहता है। आज का नौजवान गरीबी और भुखमरी से निजात पाना चाहता है। किसानों का जो हक है वो नहीं दी। चलिए, अभी करेक्शन में दिक्कत आ गई दिलीप जी के, मैं शिव सिंह भारती जी के पास चल रहा हूं। ठीक है सर, आपके जी, लोग जो है परेशान हैं, उससे न्याय चाहते हैं। ठीक है शिव सिंह भारती जी, सवाल आने वाले भविष्य में चुनौतियों को लेकर है, आपके सामने भी और समाजवादी पार्टी के सामने भी। क्योंकि एक नया गठजोड़ जब बनेगा तो वो किसी ना किसी को तो डेंट करेगा। बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये एक बड़ा सवाल, चूंकि आप सरकार में हैं इस वक्त। पराजित गया क्या ना कि आजम खान जी की जहां तक बात हो रही है, आजम खान जी पश्चिम के नेता थे और पश्चिम के मुस्लिम समाज के नेता थे। वह पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते थे, मैं ऐसा नहीं मानता। पूर्वांचल में आप सभी बहुत बड़े बड़े नाम जानते होंगे जो वहाँ पूर्वांचल में मुस्लिम समाज का नेतृत्व करते थे और बड़े व्यापक स्तर पे करते थे। उनमें कुछ माफिया भी थे और आजम खान जी भी भू माफिया के तौर पर अपनी एक जमीन बनाए हुए थे। आज वो जिस तरह से मायावती जी के साथ गठबंधन की बात चल रही है, मुझे लगता है कि ये हमारे जो दलित चिंतक जी बैठे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वाल्मीकि समाज के बड़े व्यापक तौर पर लोगों ने पलायन करने का काम किया इनके डर से। उनकी जमीन हड़पने का काम इन्हीं आजम खान ने किया है। वह जय भीम का नारा जो सोच के राजनीति करने आ रहे हैं लोग, उनको शायद ये तथ्य पता नहीं है
कि वहां पर उन्होंने दलितों को ही परेशान किया है, दलितों की जमीन को हड़पने का काम किया है, उन पर जब उनकी सरकार थी तो उनको प्रताड़ित करने का काम किया है, और वो चाह रहे हैं वो मायावती जी के साथ मिलने। तो मुझे लगता है कि मायावती जी को भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ अगर गठबंधन करते भी हैं तो किन लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और चूंकि जनता देखिए सारी चीजें जानती है, आजम खान जी कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि वो जाएंगे तो पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ चला जाएगा, या मायावती जी जिधर कह देंगे तो उधर वोट पड़ जाएगा। मायावती जी की राजनीति में और आजम खान जी की राजनीति में आज के परिवेश में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। इसको हम लोगों को समझना चाहिए, और इसको हम लोगों को इस तरह से भी समझना चाहिए कि उनका जो वोटर है वो उनका वोटर उस तरह से वोटर उनका नहीं रह गया, और वोटर जो बहुजन समाज पार्टी या आजम खान जी जिसको लीड करने की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इधर उधर चला गया है। ये इस सच को स्वीकार कर ले। अगर उनको कहीं से इस चीज से निकल के उनको ये लग रहा होगा कि नहीं हमारी इससे सीटें निकल आएंगी या हम दोबारा से कुछ सत्ता में कुछ कर पाएंगे, वो मिले हैं। अगर उनकी आज मुलाकात हुई तो किस परिप्रेक्ष्य में हुई वह मुझे लगता है कि वो जाने। लेकिन जैसे कि अभी हमारे मित्र कह रहे हैं कि वो राजनीतिक गलियारा में लोग मिलते रहते हैं, सदा मिलते रहते हैं, ठीक बात है मिलते रहते हैं, तो ऐसे तो केशव जी से भी किसी न किसी से मिलते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य लोग जाने क्या क्या ढूंढ लेते हैं, तो उसमें भी नहीं ढूंढना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के परिवेश में इन दोनों लोगों का उतना राजनीति में हस्तक्षेप नहीं रह गया है। जिस तरह से लोग जाने जाते थे कि नहीं बहुत बड़ा परिवर्तन ये कर सकते हैं, तो इनका जो वोटर है वोटर छिटक कर अपनी अपनी जगह बना चुका है। ठीक है अविनाश शर्मा जी, क्या अगर ये गठजोड़ बनता है तो मायावती और आजम दोनों को संजीवनी मिलने की संभावना वो लोग तलाश रहे हैं क्या? देखिए दोनों ही नाम अपने आप में बहुत बड़े नाम हैं, चाहे वो मायावती जी का हो चाहे वो आपके आजम खान का हो। 9 बार के अगर वो विधायक रहे, सांसद रहे आजम खान, और मायावती जी भी इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, तो नाम दोनों बहुत बड़े हैं। और निश्चित तौर पर जैसा थोड़ा बहुत फर्क आएगा, मैं मानता हूँ 110% इस पे फर्क आएगा, क्योंकि जो दलित वोट है वो मायावती जी के साथ थोड़ा बहुत है, और आजम खान जी के साथ जो पश्चिम के जो मुस्लिम है वो वोट वो उनके पास है। तो ये दोनों मिलकर के निश्चित तौर पर कुछ सीटों पे तालमेल बैठा करके, और ये कुछ सीटें, और वो जो सीटों का नुकसान होगा वो या तो कांग्रेस का होने वाला है या समाजवादी पार्टी का होने वाला है। समाजवादी पार्टी आज देश में लगभग तीसरे नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी छोटी पार्टी नहीं है, तीसरे नंबर पे आती है। लेकिन जिस प्रकार से अगर इन दोनों के बीच में गठबंधन होता है तो ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सारी चिंता का विषय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए। और जैसा कि पहले अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं, दिल्ली में केजरीवाल ने कहा कि हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। अखिलेश यादव जी भी राहुल गांधी जी को स्पष्ट तौर पे ये बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, हमें किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का तो एक सफाया जो होता नजर आ रहा है, और हो भी गया। वैसे ही हरियाणा में भी इन्होंने, पंजाब में भी इन्होंने सीट शेयरिंग की बात की, वहां भी इन्होंने आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया। तो कांग्रेस क्योंकि अब कर क्या रही है, कांग्रेस अपना जमीन ढूंढने की तलाश कर रही है। जिस उत्तर प्रदेश से कांग्रेस हमेशा से जीतती आई है और बहुत अच्छा काफी सालों तक उन्होंने राज किया है, तो वो दिन अब जा चुके हैं। और जिस प्रकार के आज के मैंने बताया ना आपको कि जिस प्रकार से आज का युवा, आज का किसान, आज की महिला, आज के जो भी व्यापारी वर्ग, आज उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो जो मोबाइल हम यूज करते हैं 45% मोबाइलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है। देश में सबसे ज्यादा अगर हवाई अड्डे कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में। देश में 6 अभी एक्सप्रेस वे चालू हो चुके हैं, 11 का काम चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार को पकड़ा है, वो विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश को बहुत प्रगति की उस पर जा रही है। अरे उत्तर प्रदेश की चर्चा तो पाकिस्तान की संसद में भी होती है। जितना अनाज अगर उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, जितना अनाज पूरे पाकिस्तान में पैदा होता है, वो अकेला भारत का उत्तर प्रदेश उत्पादन करके देता है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल परिवर्तन होगा थोड़ा बहुत, पर वो नुकसान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं है। अविनाश जी, एक सवाल और मेरा ये है कि जिस तरह के गठजोड़ की संभावनाएं हैं या फिर जो तस्वीर बन रही है, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हम लगातार देख रहे हैं, दोनों ने सत्ता उत्तर प्रदेश में संभाली है, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही। बीजेपी ने अब रिपीट किया है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जब सरकार बनाई योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 22 पे रिपीट किया। 27 की जो लड़ाई है, ये अब आप कितने मोर्चे पर देख रहे हैं? क्योंकि
पहले नंबर पर बीजेपी, सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी, और पूरी कोशिश लगातार अखिलेश यादव कर रहे हैं बीजेपी सरकार की नाकामियों को बताने के लिए या फिर उनकी छवि को डेंट पहुंचाने के लिए, और परिवारवाद या तमाम सारे आरोप सपा के ऊपर बीजेपी लगा रही है। इन दो पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला हमने पिछले चुनाव में भी देखा और आने वाले चुनाव में भी इस तरह की संभावनाएं थीं। तो क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? क्योंकि मायावती एक लंबे वक्त से बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रही हैं। जिस तरह की छवि मायावती की रही या जिस तरह का उनका राजनीतिक करियर रहा और जिस तरह से उन्होंने शासन किया, जिस तरह से सत्ता उन्होंने चलाई, एकदम से मायावती बहुत निष्क्रिय होती हुई नजर आई। बहुत ज्यादा सक्रियता चुनावों में उनकी नजर नहीं आई, ग्राउंड पर बहुत ज्यादा उनको नहीं देखा गया पिछले कुछ सालों में। तो क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है? क्या इतनी जान आएगी मायावती और समाजवादी पार्टी के, माफ कीजिएगा, आजम खान के एक साथ आने पर इस तीसरे कोण में? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया था कि जैसे इन बुआ और भतीजे की जो जोड़ी बनी थी, मायावती बुआ और अखिलेश यादव जी भतीजा, बुआ भतीजे की जो जोड़ी बनी थी वो कुछ समय तक चली, कुछ दिनों तक चली, इसके बाद वो जोड़ी टूट गई, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर ये दोनों, आजम खान, मैं समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा, आजम खान और मायावती जी के बीच में अगर गठजोड़ होता है तो निश्चित तौर पर कुछ सीटों पे परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि कुछ जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं वो अभी भी मायावती जी के साथ हैं, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्योंकि आजम खान एक अपने आप में नाम है 77 ईयर ओल्ड अगर वो व्यक्ति है, उसने 9 बार के विधायक रहे हैं, तो उनकी बहुत एक अच्छी पकड़ है, उनको आप ऐसे किनारे नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वही काम किया, उनकी अपेक्षा चालू कर दी, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया और आपके माध्यम से मैं दोबारा देश की जनता को और देश के जो हमारे दर्शक है उनको ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से माननीय योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भी सरकार ने अगर रिपीट किया तो उत्तर प्रदेश में विकास नजर आता है, विकास है उत्तर प्रदेश में, युवाओं को रोजगार है उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान है उत्तर प्रदेश में। चाहे 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अगर आस्था की डुबकी लगाई है तो वो वही उत्तर प्रदेश है। चाहे छुटपुट घटनाओं की मैं बात नहीं करूंगा, छुटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन 66 करोड़ से ज्यादा, अगर कई देशों की तो आबादी भी नहीं है, 66 करोड़ से ऊपर अगर लोगों ने डुबकी लगाई है आस्था की तो वो उत्तर प्रदेश है। विकास में आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं उनमें सबसे अग्रणी में चल रहा है, और उत्तर प्रदेश के लिए, और अभी जो मॉडल की जो अभी हम बात मैं बता भी रहा था कि जिस प्रकार से आज आतंक, ये उग्रवादी, आज अपराधियों के घर जो बुलडोजर चला, जो पूरे देश में चितरा, आज हर राज्य उस बुलडोजर को अपना रहा है। कोई अपराध करेगा उसके सीधा बुलडोजर चलेगा। और जिस प्रकार से अपराधियों की संख्या कम हुई है, उत्तर प्रदेश में लगभग 222 से ज्यादा अपराधी योगी जी के 2017 में आने के बाद से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में एक शांति का वातावरण है, वहां उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। बिहार में तो उद्योग धंधे स्थापित नहीं हो रहे थे अब तक, क्योंकि वहां राज इनका लालू यादव का जंगल राज था। बंगाल में तो उद्योग धंधे नहीं थे, टाटा नैनो का प्लांट बंगाल से उठा करके गुजरात ले जाया गया। व्यापारियों को भी तो सुविधा चाहिए, वहां उनको भय मुक्त माहौल चाहिए, उनको सारे संसाधन चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, बल्कि हमारे जो इनके जो कॉरिडोर है, हमारे जो रक्षा उपकरण है, वो तक उत्तर प्रदेश में बनने लगे हैं। आज राफेल जैसे और फाइटर जैसे प्लेन हाईवे पे उतरने लगे हैं। तो निश्चित तौर पर देश की जनता ये जानती है, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है, और महिलाएं जानती है कि उज्ज्वला योजना क्या है, शौचालय का निर्माण क्या है, और युवा जानता है कि रोजगार, पहले शिक्षा बाद में रोजगार, और उनको स्टार्टअप्स के लिए जो सुविधा, मैंने कहा ना डबल इंजन की सरकार, ऊपर से मोदी जी नीचे योगी जी, इन दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश विकास के लिए जो किया है वो इस इतिहास में अपूर्णीय, भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। प्रोफेसर दिलीप कुमार जी, आपने कहा कि आजम खान का पूरा सम्मान किया, आजम खान का पूरा ध्यान अखिलेश यादव ने रखा, समाजवादी पार्टी ने रखा। हालांकि वैसा कुछ नजर आया नहीं, लेकिन अगर आजम खान बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल जाते हैं, मायावती के साथ गठजोड़ उनका बनता है, तो फिर अब इस पर कहने के लिए क्या समाजवादी पार्टी के पास रहेगा? आजम खान कोई युवा नेता तो है नहीं कि उनको अपने भविष्य की चिंता है और सत्ता की लोलुपता है। उन्होंने सत्ता का स्वाद तो चखा है, और जैसा कि अभी चर्चा हो भी रही थी शुरुआत से कि आजम खान का कद
बहुत बड़ा रहा है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई बड़ा नेता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में तो वो आजम खान रहे। तो फिर आजम खान के ऊपर क्या आरोप समाजवादी पार्टी लगाएगी? देखिए, सबसे पहले कि आदरणीय आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको मैं क्लियर बता दूं, आजम खान का पूरा परिवार, आजम खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं। ये जो अफवाहें चल रही हैं हमारे जो मीडिया में, ये मुझे लगता है कि पूर्णतः सत्य नहीं है। मुलाकात हुई होंगी, ऐसी ही बातें हैं, मुलाकात हुई होंगी, लेकिन आजम खान साहब अभी समाजवादी पार्टी में हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अभी जेल में हैं। ठीक है, उनके परिवार पर समस्याएं हैं, संकट हैं, उससे सब लोग मुखातिब हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं, लेकिन अभी आजम खान साहब समाजवादी पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, जो सवाल मैंने दिलीप कुमार जी से पूछा, मैं चाह रहा हूं उसका एक उत्तर आप भी दें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा आजम खान ने खुद की बेकदरी महसूस की है और ये जग जाहिर है। हालांकि दिलीप जी कह रहे हैं कि उनका पूरा ध्यान रखा गया है क्या? राज जी, मुझे तो नहीं पता कि ध्यान रखना किसको कहते हैं और दिलीप जी किस बात की गारंटी ले रहे हैं। और अगर किसी बात की गारंटी ले रहे तो मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो आज ये हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे होते कि उनकी पत्नी ने आज जाके अखिलेश यादव जी से मुलाकात की, ना कि इस बात पर चर्चा कर रहे होते कि मायावती जी से मुलाकात की। तो राजनीति में मुलाकातों को कोई ऐसे नहीं कोई किसी से मिलने चला जाता है। कोई मिलने जाता है तो उसके मायने होते हैं, और अगर मायने होते हैं तो निश्चित तौर पर वो आगे की कोई ना कोई रणनीति जरूर उससे बन रही होती है। और अगर रणनीति बन रही है तो उसको अगर ये दरकिनार कर दे, भाई मुझे नहीं लगता कि आप कैसे कह रहे हैं कि आजम खान जी नहीं जाने वाले हैं, किस गारंटी के साथ कह रहे हैं? भाई मीडिया चला रहा है, सुबह से न्यूज है कि उनकी मुलाकात हुई है, और मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं अगर कहीं आग लगी तो धुआं उठाए तो आग जरूर लगी होगी, ये तो तय है। और अगर तय है तो आप उसमें आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? उसको फेस करने का काम नहीं कर पा रहे हैं आप। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने उनको बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया है, और पूरी तरह छोड़ के उन्होंने अपनी आंखें अपनी नजर में घुमा लिया उनकी तरफ से। उसी नजर न घुमाई होती तो आज अखिलेश यादव जी बयान दे रहे होते, वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे। दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इतनी चिंता थी तो मैं कहता रहा हूँ कि वो जेल में गए और अखिलेश यादव जी के बारे में उन्होंने कितनी बातें की उनकी पत्नी ने, तो उस बात की भी गारंटी मुझे तो नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी को आजम खान जैसे लोगों की कोई जरूरत रह गई है। उन्होंने उनको जितना यूज करना था उन्होंने कर लिया। अखिलेश यादव जी को आजम खान से आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं है। उनकी राजनीतिक पकड़ और सारी चीजों को अखिलेश यादव जी समझ चुके हैं। नहीं, सवाल तो शिव जी ये भी है ना कि उनको यूज करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव या नहीं करना चाह रहे हैं, सवाल तो ये भी है। उनके तजुर्बे का उनका जो सियासी अनुभव रहा है उसका फायदा कहां समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है? ऐसा लग कहां रहा है कि वो उठाना चाहती है? नहीं, वो समाजवादी पार्टी उठाना चाहती नहीं उठाना, मैंने फिर कहा कि अगर उठाना चाह रही होती, अगर ऐसा कुछ होता तो आज अखिलेश यादव जी से मुलाकात हो रही होती, अखिलेश यादव जी को उसकी चिंता होती। अखिलेश यादव जी को मुझे लगता है कोई फर्क पड़ नहीं रहा इस पूरे घटनाक्रम से, और अगर उनको घटनाक्रम से फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो जान चुके हैं कि आजम खान की पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई ताकत नहीं रह गई है, और अगर ताकत नहीं रह गई है तो उनको ढोने से कोई फायदा नहीं है। और मुझे तो लगता है उनके यहाँ तो आज भी यूज एंड थ्रो वाली बात है। उनके जो संबंध थे वो अखिलेश यादव जी की सरकार में दूसरे नंबर के नेता नहीं थे, वो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में दूसरे नंबर के नेता थे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह जी नहीं रहे तो अखिलेश यादव जी ने आजम खान की तरफ से नजरें अपनी घुमा ली। ये तो बिल्कुल पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से तय हो जाता है। ठीक है, अविनाश शर्मा जी, सवाल वही है कि आजम खान का कद अभी बड़ा है या छोटा है, या फिर उनकी जो पकड़ है वो खत्म हो गई है? क्योंकि शिव सिंह भारती जी तो यही कह रहे हैं। हालांकि जो इससे पहले सवाल उठा कि अखिलेश यादव ने अपनी नजरें घुमाई, तो सवाल यही था कि वो वाकई में आजम खान का उनके अनुभव का फायदा लेना भी चाह रहे थे या नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसी कोई मुलाकात की तस्वीरें बहुत ज्यादा उनकी चिंता की हो अखिलेश यादव ने, इस तरह की तस्वीरें कभी कोई सामने आई नहीं है सर। देखिए पराग जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आजम खान साहब जो हैं वो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। मुलायम सिंह जी के समय
मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री उन्हें ही माना जाता था। बहुत बड़े कद्दावर नेता थे और निश्चित तौर पर अगर इतना वरिष्ठ उनके पास राजनीतिक अनुभव है, जो 9 बार के विधायक और कई बार के सांसद वो रह चुके हैं, और निश्चित तौर पर ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उनकी पकड़ कहीं ना कहीं मजबूत है। उनके पास राजनीति का, जितनी अखिलेश यादव जी की उम्र नहीं है उससे ज्यादा उम्र के आजम खान साहब है, उनके पास राजनीतिक अनुभव और उनकी एक मुसलमानों में एक अच्छी पकड़। अब क्योंकि अकेले वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं सहारा ढूंढने के लिए मायावती जी को टच किया, क्योंकि मायावती जी उत्तर प्रदेश में दलित नेता में सबसे बड़ा चेहरा है और दलितों के लिए है मायावती जी। तो दोनों का अगर मिलकर समीकरण बनता है तो कहीं ना कहीं ये सीटों का समीकरण बिगड़ेगा, और ये सीटों का समीकरण जो बिगड़ेगा वो कांग्रेस के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए होगा। क्योंकि अगर उनको जरूरत होती तो वो अखिलेश जी से बोलती, अखिलेश जी से मिलती, 10 बार मिलती, क्योंकि वो तो संस्थापक सदस्य हैं। अखिलेश जी ने उनसे घर फेरी, उनको हटाया। अखिलेश जी को हो सकता है उनको लगता है कि अब उनको उनकी जरूरत नहीं रह गई, पर नहीं, उनके पास जो राजनीतिक अनुभव है, उस राजनीतिक अनुभव का 77 साल की उम्र में जो उनका राजनीतिक अनुभव है, वो अनुभव और मायावती जी का दलित वोट बैंक, ये दोनों मिलकर कुछ सीटों पे फर्क डालेगा। लेकिन अविनाश जी, दिलीप जी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं। दिलीप जी का जैसे कि अभी आप स्टार्टिंग में परिचय दिया था, आपने कहा था दलित चिंतक है, दलितों की बात करेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दलितों की बात ना करते हुए ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, और इन्होंने हर बात को घुमा फिरा करके ये तो इस चीज को भी मानने से इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई मुलाकात हुई भी थी क्या, जबकि ये पूरा चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि मिले हैं मिले हैं मिले हैं, तो मीडिया कोई ऐसे तो चलाएगा नहीं खबर। ये बात कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो इनकी बात अभी तक भी समझ में नहीं आई। ये बातों को घुमा करके और देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के भी अगर घोषित प्रवक्ता अगर यहाँ बैठे होते तो थोड़ा डिबेट में और भी ठीक रहता, पर वो नहीं बैठे। कोई बात नहीं, ये कोई कमी पूरी कर रहे हैं हमारे जो बड़े भाई है। पर मैं आपको इतना जरूर कह दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से काम कर रही है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, विकास का। और वो विकास का मुद्दा ये नहीं है कि वो हिंदू को मिला मुस्लिम को नहीं मिला, जिसको भी मिला सबको बराबर मिला। इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। वो हिंदू और मुसलमान या दलित और पिछड़ा, एपीडीए, ये भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती है, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को मैं जानता हूं। दूसरी बात मैं आपको इतना कह दूं, ये अभी तो चुनाव 2027 आने दीजिए, कई बार इनके कई रंग, चाल, चेहरा और चरित्र कई बार देखने को मिलेंगे। अच्छा, वही एक सवाल और मैं अविनाश जी आपसे करना चाह रहा हूं, जो मैंने इससे पहले पूछा था कि अब अखिलेश यादव, अगर ये संभावनाएं मजबूत हो जाती हैं, गठजोड़ बन जाता है, तो अखिलेश यादव के पास क्या रहेगा फिर कहने के लिए? क्योंकि आजम खान को लेकर ऐसा तो कुछ है नहीं है कि उनको बहुत ज्यादा सत्ता की चाहत है, या अभी वो युवा अवस्था में है तो उनको आगे अपने भविष्य की चिंता रखनी है। उन्होंने तो सारी चीजें देखी हैं सर। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी, क्योंकि अभी इन दो बीच में अभी यूपी में चला 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश यादव राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव राहुल गांधी, वो 2 लड़कों की जोड़ी भी फेल हो गई, ज्यादा दिन नहीं चली। जैसे बुआ भतीजे की चली, वो ज्यादा दिन, ये 2 लड़कों की जोड़ी भी कमाल नहीं कर पाई। कमाल ही कर, तो योगी जी के नेतृत्व में जो वोट मिला भारतीय जनता पार्टी को, जो वोट प्रतिशत बढ़ा भारतीय जनता पार्टी को, वो इतना नहीं बढ़ पाता। दूसरा, अब ये दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, 2 लड़कों की जोड़ी हो, हालांकि वो फेल हो चुकी है, थोड़े टाइम के लिए चली थी वो लोकसभा चुनाव के दौरान कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी। निश्चित तौर पर इन्होंने जिन जिन सीटों से भी चुनाव लड़ा, पहले से भी कम ज्यादा वोट इनको मिले हैं। वोटों का प्रतिशत जो बढ़ा है इस वक्त, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताना का प्रयास किया कि 18 से 35 का जो युवा होता है, जिसके सपने होते हैं, जिसका भविष्य होता है, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होता है, सबसे ज्यादा युवा वोटर, तो युवाओं की तरफ जो ध्यान केंद्रित किया वो माननीय योगी जी की सरकार ने किया, मोदी जी ने किया। चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवाओं के साथ संवाद का, परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम रहता हो, हर परीक्षा से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे, तो इससे डायरेक्ट युवाओं से संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश भर में होता है। और जब वो परीक्षाएं हो जाती है, फिर उनको नौकरी देने की काम
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर किसी को क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी सब हर किसी को नहीं दी जा सकती, जितनी आबादी होती है उसका सिर्फ 1% ही आप सरकारी नौकरी दे सकते हैं। अब बाकी के लोगों को रोजगार के लिए तो वहां ऐसे अवसर पैदा किए गए कि रोज उद्यमी वहां आए और अपना उद्यम लगाए तो लोगों को रोजगार मिले। तो रोजगार के लिए वहां आज उत्तर प्रदेश में इतने उद्यम है, इतने उद्यमी है जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। दूसरा, किसानों को उनकी लागत का, उनकी फसल का उचित मूल्य, एमएसपी घोषित करना, उनको अपनी लागत का उचित मूल्य देना, वो सबसे बड़ी बात है। महिलाओं के लिए जो जिस उत्तर प्रदेश में महिलाएं शाम को सड़कों पर नहीं चला करती थी, आज रात को 2-2 बजे भी महिलाएं सड़कों पर चल सकती है बिना किसी भय के, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो व्यवस्था है वो अब इतनी मजबूत हो चुकी है और अपराधियों में इस बात का डर हो चुका है कि आज अगर मैंने कोई अपराध किया है तो सीधा इसका खामियाजा मेरे परिवार को बुलडोजर चला करके होगा। जिस बुलडोजर की चर्चा अब तो कई राज्यों ने भी वो उस बुलडोजर के लिए हामी भर दी। आज चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कोई भी हार्डकोर अपराधी होता है सीधा उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन होता है। तो ये बुलडोजर एक्शन, तो अपराधियों में भय, महिला सुरक्षित, बच्चे सुरक्षित, युवा सुरक्षित, किसान सुरक्षित, उद्यमी सुरक्षित। क्योंकि उद्यमी, कोई भी आज उद्यमी अपना उद्यम वहीं लगाना चाहेगा जहां उसको सारी प्रकार की सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, ना उसको कम से कम कागजी कार्रवाई, वहां कोई हफ्ता वसूली नहीं हो, वहां कोई रंगदारी काम नहीं चल रहा हो। तो मैं जिस प्रकार से पिछले 10-12 सालों में उत्तर प्रदेश ने जो एक विकास की रफ्तार पकड़ी है, मैंने जैसा पहले भी बताया कि कृषि विकास दर 8.7 से बढ़कर 13.7%, 4% से अधिक का उछाल। तो ये छोटी बातें नहीं है। धीरे धीरे क्रमिक विकास की ओर, प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश अग्रसर है। ठीक है दिलीप कुमार जी, अब आप तो इस बात को नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है या इस तरह की संभावनाएं हैं। अब आने वाले वक्त में फिर आपको क्या संभावनाएं 27 के लिए नजर आती हैं? आजम खान को पूरा सम्मान एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में मिलेगा और इससे पहले जो बेकदरी महसूस कर रहे थे आजम खान, अब अपने परिवार के लिए कम से कम नहीं करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा समाजवादी पार्टी ने हमेशा आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान किया है। और ये मैं मुझे किसी भी चीज में आप कह दीजिए, मैं इसको कह रहा हूँ, इसको इस प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने कितना सम्मान किया है। और जेल में डालने का काम किसने किया, झूठे झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया ना। बकरी चोरी, ये चोरी, वो चोरी, ये फर्जी मुकदमा में जो महोदय भी बोल रहे हैं, इन्होंने फर्जी मुकदमे उनको फंसा कर जेल में भेजा, नहीं बोलना चाह रहे, ये इस पे कहना नहीं चाह रहे हैं कुछ। अब अखिलेश यादव ने सम्मान नहीं दिया, उस पर बोल रहे हैं। अरे भाई, हम कह रहे हैं उनको जेल में फर्जी मुकदमे में डालने का काम किसने किया है? उनके विश्वविद्यालय गिराने का काम किसने किया है? जिसके लिए शिक्षा, हम कहते हैं चलो शिक्षा के लिए क्या पार्टी के लोग पढ़ रहे थे? अतिक्रमण करके लोगों को डरा धमका करके जमीनें लेने। अरे भाई, सरकारी नियमों के हिसाब से विश्वविद्यालय बना है, कोई अतिक्रमण करके नहीं बना है। कैसी बात है? मतलब उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे जब गलत होता है ना कार्रवाई हो, करते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं, जब कोई गलत ही नहीं हुआ है तो उस पर कार्रवाई। आप फर्जी मुकदमे लगाने के बाद आप सिंपैथी भी ले रहे हैं उनसे, क्योंकि साथ सपा वाले न्याय नहीं कर रहे हैं, अखिलेश यादव न्याय नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो फिर दिलीप जी आप ये तो, एक मिनट सर, अविनाश जी मैं आ रहा हूं। दिलीप जी, ये तो आप पूरी फिर न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाते रहे हैं। आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पूरी व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। मैं न्याय व्यवस्था पर नहीं, जो मुकदमे फर्जी उनके ऊपर दर्ज हुए, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। सर, जेल के अंदर आजम खान क्या किसी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत गए? मामला कोर्ट पहुंचता है सर, कोई भी मामला चलता है, एफआईआर होती है, कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग आगे सजा तय होती है, आदमी को फिर हिरासत में भेजा जाता है, आदमी जेल जाता है। तो ये तो पूरी व्यवस्था पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। माननीय न्यायालय द्वारा भी हाई कोर्ट से उनको जमानत भी मिली है। हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, हम न्यायालय के उसमें नहीं है, हम न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं। उसी कोर्ट में इलाहाबाद आई, मैं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, जो लोकल स्तर पर लोग हैं। मैं न्यायालय पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तमाम मुकदमे झूठे दायर कर दिए गए, तो क्यों नहीं फिर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला? कोई मोर्चा ऐसा आजम खान के समर्थन में नजर तो नहीं आया सर? वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ शुरुआत से आपसे। समाजवादी पार्टी ने बाकी मुद्दों को लेकर तो अखिलेश यादव खूब मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन एक मुलाकात करने का वक्त नहीं होता उनके पास आजम खान से। देखिए आप लोग मीडिया के लोग हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अभी आदरणीय आजम खान साहब के घर माननीय जी गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी गए थे, मुलाकात भी किए थे उनसे।
उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की थी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है, इस पे कौन बोलेगा? ठीक है, कौन मान ली समाजवादी नहीं बोल रहे, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है उनके पक्ष में? ठीक है। शिव सिंह भारती जी, एक रिएक्शन इस पर चाहूंगा, चूंकि एक बार फिर से वही आरोप झूठे मुकदमे वाला, जैसा कि अखिलेश यादव भी लगाते हैं, आजम खान के ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है, ये आरोप बार बार लगता रहा है। जुल्म और ज्यादती आजम खां पर नहीं हुई है, जुल्म और ज्यादती वहां के लोगों पर हुई जिनकी जमीनों पर कब्जा किया उन्होंने अवैध तरीके से, जिनकी हत्याएं कराई। जुल्म ज्यादती उन लोगों पर हुई है, उन पर क्या जुल्म और ज्यादती हुई? वो तो आप ही कह रहे दूसरे नंबर के नेता थे, बड़े नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी के बाद उनका ही नंबर आता था। और उन्होंने तो, अगर मायावती जी उनसे अगर गठबंधन कर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ राजनीति में हो नहीं सकता। और वो दलित राजनीति कर मायावती जी बात करती है, मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि दलितों की जमीनों पर कब्जा किया, उन्होंने बड़े व्यापक स्तर पर वहां से पलायन किया और वहां उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि मैं यहाँ से पलायन करने को मजबूर हूँ क्योंकि आजम खान हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आप किनकी बात कर रहे हैं, किस पर हम लोग बहस कर रहे हैं? ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोगों को तो राजनीति में नहीं रहना चाहिए। अगर अखिलेश यादव जी ने मुंह फेरा तो बहुत अच्छा किया उनके साथ। चलिए, ये निश्चित तौर पर मानिए कि इस तरह के अराजक लोग अगर राजनीति में रहेंगे और अराजकता को ऐसे लोग, दिलीप जी जैसे लोग अगर समर्थन करेंगे तो उन पर जाति हो रही, जुल्म हो रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो निश्चित तौर पर मानिए कि वहां की जो आम जनता थी, दलित थे, शोषित और जो पीड़ित थे, उन्होंने उनकी आवाज भारतीय जनता पार्टी बनी और तब जाके आजम खान जेल गए और उन पर कार्रवाई हुई। नहीं, आज तक उन पर कोई कार्रवाई कर पाया है। और आजम खान पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह से जाने जाते हैं हम सभी जानते हैं। हम सभी लोगों को पता है कि आजम खान का चरित्र क्या था, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और रफीक अहमद का चरित्र क्या था। ये मुस्लिमों के किस प्रकार से नेता बने हैं, मुस्लिमों को गुमराह कर किस प्रकार नेता बने, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा भारत जानता है। आप निश्चित तौर पर मानिए ये कोई बहुत बड़े साधु संत नहीं थे। इन लोगों ने मुसलमानों की आड़ में सिर्फ अपनी दुकान चलाने का काम किया और इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इन्होंने राजनीति में किसी को लाभ देने का काम नहीं किया। दिलीप जी कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देखिए किसी भी योजना का लाभ वो दलित भी उठाता है और मुस्लिम भी उठाता है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भेदभाव करने का काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, दिलीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, बहुत संक्षेप में रखिएगा। चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। और चूंकि इसलिए भी देख रहा है कि हमने सबका साथ, सबका विकास की अगर बात की है तो हमने सबको साथ लिया है और सबका विकास किया भी है। ठीक है, दिलीप जी। हम भारती जी से पूछना चाहते हैं, इनकी पार्टी से पूछना चाहते हैं, ठीक है आजम खान ने दलितों की जमीन कब्जा किया, किसी भी गरीब व्यक्ति कोई जमीन कब्जा करे वो कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन जो आज दलितों के और गरीबों के मकान को गिराया जा रहा है, अगर किसी ने सरकारी जमीन पर मकान बना लिया है, उस मकान को बुलडोजर से इनके पता नहीं क्या अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार गिरा रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे? भारती जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, एक लाइन में उत्तर। मैं इनका प्रश्न नहीं समझ पाया, क्या बोले? वो कह रहे हैं कि आप जबरन अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों की, दलितों की जमीन को जबरन अतिक्रमण के नाम पर वहीं पर बुलडोजर चल रहा है जहां जबरन अतिक्रमण किया गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सबको, और जहां भी अतिक्रमण के आधार पर किसी का मकान गिराया गया है तो उसको छत देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। दिलीप जी साहब ये भूल जाते हैं। आप यहाँ पर आजम खां को, आजम खां के मत बैठिए। आप देखिए देश में दलित और शोषित बच्चों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ी और उनको छत देने का काम किया, उनको राशन देने का काम किया। चलिए, वक्त अभी इतना ही है इस चर्चा के लिए। बहुत धन्यवाद करूंगा अविनाश जी आपका, भारती जी आपका और दिलीप कुमार जी आपका जुड़ने के लिए आज की चर्चा में। तो आजम खान और मायावती की गठजोड़ को लेकर अटकलें चल रही हैं और सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि अगर ये गठजोड़ बनता है तो क्या एक नया समीकरण बनाने की कोशिश आजम खान और मायावती कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये बनता है, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।